हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद द पेपर डिस्कशन सेशन ऑफ जे एडवांस 2023 पेपर। ठीक है, तो मैं मैथ्स का पेपर पोर्शन डिस्कस कर रहा था। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, इफ़ यू हैव वॉच दोस प्रीवियस लेक्चर, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिंगल कैरेट टाइप। ठीक है, सिंगल कैरेट टाइप क्वेश्चन कवर कर चुका था। न्यूमेरिकल टाइप ऑलरेडी कवर कर चुका था, एज वेल एज मैट्रिक्स मैथ्स टाइप का जो क्वेश्चन आया था, जो लीस्ट टाइप क्वेश्चन था ना, वो भी मैं कवर कर चुका था। तो दिस इज कवर्ड एंड दिस इज कवर्ड। सो जो बचता है दैट इज द पार्ट 4। बेसिकली विल बी ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप का क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना था। ठीक है, ऑन द पेपर 1। ओके, आई वाज डिस्कसिंग द पेपर 1 ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन। ठीक है, सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच दोस थ्री प्रीवियस क्वेश्चन, आई मीन द डिस्कशन, ठीक है, देन डेफिनेटली चेक आउट द प्लेलिस्ट। अगर आप नहीं देख रखे हो, ठीक है, देन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। ठीक है, इन द प्लेलिस्ट आई हैव सेपरेटेड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द डिफरेंट वीडियोस। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन को मैंने अलग अलग वीडियोस में कवर कर रखा है। ठीक है, सो दैट यू स्टूडेंट्स कैन टेक बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स, ताकि मान लो आपको मल्टीपल चॉइस या फिर आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करना है या फिर प्रैक्टिस करना है, देन यू गो टू द पर्टिकुलर प्ले लिस्ट एंड देन सर्च फॉर द न्यूमेरिकल टाइप। देन यू विल बेसिकली वॉच दोस न्यूमेरिकल टाइप टू गेट अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। ठीक है, एंड विद दिस लेट मी गेट स्टार्टेड विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, so this is the basically paper discussion instruction. Okay, before discussing the paper I will take up the instruction कि instruction पढ़ना सबसे ज़्यादा important है. So this is basically section 1, the multiple choice was in the section 1. Okay, and this was paper 1, sorry, and I'm discussing the mathematics portion. Okay, so the maximum marks for this was 12. So this section contained 3 questions. Okay, and each 3 question has 4 options. Okay, and one or more than one options can be correct. अब इसमें आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वन और मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है +4, +3, +2, +1 एज वेल एज 0 एज वेल एज -2. In any other case, if you make any mistake, then you will get negative marking 2. -2 is a negative marking. And since partial mark is also given in this question, so this is the most essential कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ऑब्वियसली अटेंड करना चाहिए। चाहे आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शंस में मान लो कोई 2 ऑप्शन पता होगा तो 2 ऑप्शन मार्क करके आना। ठीक है, एंड इफ बोथ दोस ऑप्शंस आर करेक्ट देन यू विल डेफिनेटली गेट द पार्शियल मार्क्स, दैट इज +2 कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट। ओके, मान लो अगर आपका 4 ऑप्शंस करेक्ट है एंड यू हैव ओनली मार्क्ड ओनली 3 ऑप्शंस करेक्टली, देन यू विल गेट द +3 marks. Okay, so I hope this particular instruction is clear. You will also read this particular instruction. ठीक है, इस instruction को पढ़ लेना and to get a understanding. ठीक है, I hope this particular instruction was clear, and with this let us move to the first question that basically was asked in the paper. Okay, so with this let me take out the first question. The question क्या बोल रहा है? Now this question is basically taken up from the chapter of functions. Functions और PNC का concept है and PNC. ठीक है, फंक्शंस एज वेल एज PNC का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो सबसे पहले एक सेट दिया रखा है, लेट एस बी अ सेट विच इज बेसिकली एन इनफाइनाइट सेट। एज यू कैन सी इट इज ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन 1,2 यूनियन 3,4. सो इट इज बेसिकली इनफाइनाइट सेट. ओके, इनफाइनाइट सेट. From discussion of set we have talked about what is finite set, what is infinite set. Similarly this is basically an infinite set because it has infinite number of elements included in the sets, and there is another set which is basically represented as T and it has finite element, that is 4 elements are present in this particular sets. Okay, in set T. तो अब क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ओके, इज और आर ट्रू. सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं. देयर आर इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस विच पॉसिबल फ्रॉम S to T. Now it has said that there is a function, let me define that function by f, and his domain is basically T and it is defined from S to T such that T is basically the codomain. T is basically the codomain. Now before taking up this question, let me take up what basically a function, when a relation becomes a function. Is all relation a function? No, but all functions are a relation. Yes. So whenever we are given with a relation, whenever we are given with a relation, and what a relation basically, they're basically the Cartesian product. Okay, they're basically the elements of the Cartesian product. Okay, so similarly, for example, if I have a function which is defined from set A to set B, if I have a function which is defined from set A to set B, and this is basically the common notation of a function such that, okay, this is basically point such that function such that A is a domain and this particular quantity of the set is basically known as a domain. So this is basically known as a domain, and this particular quantity or the set B is basically known as a codomain. Codomain. I hope you have understood this particular concepts. Okay, you have already studied this particular concept in detail. Now कब एक particular function, कब एक particular relation is defined as a function only when, ठीक है, मान लो मेरे पास एक set A है and which is defined as a domain set, and there is another set which is B which is basically the codomain set. अब मान लो मेरे पास set A में 3 elements है, we have only 3 elements, and in set B we have
like 5 elements. Okay, maybe like let me for example take a 5 elements in set B. अगर A से B फंक्शन को मैप डिफाइंड है A to B, द मैप ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B. अगर ऐसा डिफाइन है द इन फॉर दिस पर्टिकुलर मैपिंग टू बिकम अ फंक्शन all the elements of set A should be mapped with the elements of set B. आप कैसे भी करके मैप करो पर मैप तो होना चाहिए. सेट ए का हर एक एलिमेंट को मैप होना चाहिए क्योंकि सेट ए बेसिकली रिप्रेजेंट द डोमेन. तो डोमेन का हर एक एलिमेंट को मैप होना चाहिए कोडोमेन से. डोमेन का हर एक एलिमेंट को मैप होना चाहिए डोमेन से. तो इन डूइंग सो देयर मस्ट बी इन केस कि कोई एलिमेंट्स ऑफ बी छूट जाए, हो सकता है, पर मेरे को दिक्कत नहीं है. बट ए का हर एक एलिमेंट का ऑप्शन होना चाहिए. तो ए का फॉर एग्जाम्पल ए का जो एलिमेंट्स है दे मस्ट बी मैप्ड. सो मान ले मैं कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी. ओके, सो दिस बेसिकली डिफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, जो 1, 2 और 3 में बेसिकली गिविंग मी द रिजल्ट दैट इज बी. ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि ए बी से मैप हो जाए, 2 सी से मैप हो जाए, 3 डी से मैप हो जाए. दैट विल ऑल्सो फंक्शन. मेन क्राइटेरिया क्या है? दैट इज बेसिकली देयर मस्ट बी ऑल द I mean to say that there must be image of all the element which lies in the domain. There must be image of all the elements which lies in the domain. ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए है उसका हर एक उसका इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए इन द कोडोमेन. उसका इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए इन द कोडोमेन. इफ यू आर थिंकिंग द मैपिंग एज टर्म्स ऑफ इमेज, ओके, देन यू कैन से दैट उसका इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए कोडोमेन में. And the second important criteria is that for any particular element there must not be two corresponding images. कि मान लो a के corresponding आंसर b भी है, a के corresponding आंसर d भी है. तो इस in that particular case if a has two particular map, if a का corresponding दो particular map है that a correspond to b as well as a correspond to d, तो in that case then this particular thing is not a function. ठीक है, I hope this particular discussion was clear. Now let us talk about the question. Question में क्या पूछा गया था, ठीक है? So I hope this discussion was clear and you will take this in mind. Okay. Now on this note, if I take up the discussion of the first option, that it says that there are infinitely many functions which are possible from set S to set T. अब अगर set T का मैं बात करूँगा, now set T has finite number of elements that is 0, 1 and 2 and 3. Okay, there are 4 elements which are finite set, and since set जो S है that contain infinitely many elements, so there may be infinitely many possible of functions. क्योंकि सेट एस में देर आर इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स, देर में भी पॉसिबल कि हर एक एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मैप हो जाए. ठीक है, बट देर मस्ट बी ऑल द एलिमेंट्स हैव सम मैप इन द टी. ओके, ऐसा कोई एलिमेंट होना नहीं चाहिए जो डोमेन में है जिसका मैप टी में नहीं हो. इन दैट केस देर मे नॉट बी फंक्शन. बट क्वेश्चन पूछा गया है कि there are infinitely many possible functions. Okay, there are infinitely many functions. Okay, infinitely many functions from S to T. और बोल रखा है फंक्शन, that means it definitely satisfies the condition of functions. कि रिलेशन तभी फंक्शन होता है जब वो फंक्शन का जो मेन क्राइटेरिया दैट फुलफिल. एंड मैंने क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इस लेक्चर के स्टार्टिंग में. ठीक है, तो आई होप दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी अ ट्रूथ ऑप्शन. ओके, सो दिस विल बी अ ट्रू. This will be a true thing. Okay, so if you say that there are infinitely many functions from S to T, this is very clearly a true statement. Okay, so I can say yes, there are infinitely many functions possible from S to T, because जो S है डोमेन है that contains infinitely many elements, and जो कोडोमेन है that contains finite element. तो infinitely many possible sets का हर एक का corresponding कुछ ना कुछ तो मैप मिल ही जा सकता है टी में. ठीक है, and they may be repetitive या फिर नॉन रिपीटेटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो in that case I can say that there are infinitely many functions possible. Okay, so I hope the first option was clear. With this, let us move to the second option. And second option says that there are infinitely many strictly increasing functions. अब ये comes the important thing, strictly increasing. Okay, now I will take upon a little bit time on discussing what is strictly increasing. Now if you have already studied application of derivative, for example, if you are given with a function which is y is equal to f of x, if I have to check up upon its increasing or decreasing nature, then there can be two types of things. So for example, if I differentiate the function that dy by dx, which is basically equal to f dash of x, and if it is greater than 0, then I can say that this particular function is strictly increasing. ठीक है, okay, this is basically strictly increasing case. But if I say that f dash of x is basically greater than or equal to 0, then it doesn't imply strictly increasing, but it implies non decreasing या फिर increasing function, non decreasing या फिर increasing function. अब मैं समझाता हूँ ग्राफिकली what does it signifies. So for example, if I have a function of a graph and the function of the graph
if it is the graph is basically some kind of a graph and present like something like this. So you can see that for each corresponding result of x1 it has a value y1 corresponding to y1, and similarly corresponding to x2 it has some result which is y2, and the y2 is basically greater than y1. So in that particular case, if it is said that x1 and y1 are different and such that x2 is greater than x1, and in that case also the corresponding value of y2 is also greater than y1, in that particular scenario I can say that this is basically strictly increasing. This is basically strictly increasing. So this is basically strictly increasing. Now similarly there may be some type of function for which the derivative of the function is greater than or equal to 0. That means a function like this, okay, some function like this. Now for this particular region the derivative will come out to as 0. For this particular range the derivative will come out to be positive. So overall, from if I take from origin to this particular range, that for example it is repeated as d, so if I divide this region as a, b and d over here, so for this interval I can say this particular function is derivative is increasing, that means greater than 0, and for the range a to b the derivative is 0, and from range 0 to a the derivative is again increasing, I mean greater than 0. So for this overall interval a to d, can I say that the for the interval that is 0 to d, so for this particular interval 0 to d, for this interval 0 to d, can I say that f dash of function is not only greater than 0 but also equal to 0? So can I say like this? So from here you can say that this is not strictly increasing. Strictly increasing का मतलब यही होता है कि हर एक दो corresponding value of x डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूज का दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लो और दोनों अलग होना चाहिए, एंड दे मस्ट बी इंक्रीजिंग, ओके, एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएगा फ्रॉम द फंक्शन, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑन द फंक्शन शुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बट अगर मान लो मैं इस ए और बी के मिडिल में कोई भी अगर इंटरवल ले लो, मान लो x1 एंड x2, मैं दोनों इंटरवल में ना सेम वैल्यूज मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन इज कॉन्स्टेंट. सो मैं इस पूरा 0 से d पे इंटरवल में बोल पा रहा हूँ कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट फॉर अनदर a to b इंटरवल में कोई दो पॉइंट मिल गया जहाँ पर फंक्शन इज कॉन्स्टेंट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन से दैट फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट इट इज इंक्रीजिंग, और आई मीन टू से इट इज नॉन डिक्रीजिंग. ठीक है, सो आई हैव दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सो फॉर सेइंग दिस, इफ आई हैव टू मैप अ फंक्शन which has infinitely many strictly increasing functions, okay, so for mapping strictly increasing function, for example I have a function which is mapped from a to b and a has 2 elements and b has, मान लो b के पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, और मान लो अगर मुझे ऐसे मैप करना है सच दैट मैं आई से दैट बेसिकली b इज ग्रेटर देन, if I say that b is basically greater than a, if b is basically I say that greater than a, then for this particular domain इसका जो corresponding मैप होना चाहिए वो भी इंक्रीजिंग फैशन में होना चाहिए. सो मैं अगर बोलूँ कि a का मैप 1 से हो जाए तो b का पॉसिबिलिटी क्या बचता है कि 2 या 3 में से कोई से भी एक से हो जाए, ठीक है, 1 से तो हो ही नहीं सकता. अगर मैं बोलूँ कि इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यू हैव टू मेक अ मैपिंग, यू हैव टू मेक अ फंक्शन सच दैट द ए का, अगर मैं बोल दूँ कि ए जो डोमेन है उसका जो एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स है और स्मॉल ए अगर मैप हो रहा है 1 से, तो मेरे पास बी के लिए पॉसिबिलिटीज क्या बच रहा है, दैट इज ओनली 2 और 3. या फिर अगर मैं ऐसा भी मैप ले सकता हूँ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड 1, 2 एंड 3 आर प्रेजेंट इज ओवर हियर. अगर मैं बोल दूँ कि ए का मैप 2 से हो रहा है तो मेरे पास बी के पास क्या पॉसिबिलिटी बच जाए, दैट इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी, 3 के साथ ही मैप होना चाहिए. या फिर अगर मैं बोल दूँ कि ए के पास 2 एलिमेंट्स है और ए इज मैप टू ऑलरेडी 3, देन मेरे पास बी के पास कोई ऑप्शन बचता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस देयर कैन बी नो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर मैं बोल दूँ डायरेक्टली बोल दूँ कि ए मैप इज ए का मैप इज गोइंग टू 3, देन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आई विल हैव नो मैप ऑफ बी, ठीक है. तो इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बन सकता है, इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन सकता है, इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन सकता है. अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात यही है कि डोमेन जो एस है ना उसमें इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स दे रखा है. अगर इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स दे रखा है तो मान लो मेरे पास 0 से 1 में कोई से भी मैं मतलब रेंज पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, ऐसा मैं बहुत सारे एलिमेंट्स लिख लिया, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द डोमेन. एंड अगर 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द डोमेन, आई एम वेरी सॉरी, 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द डोमेन, ठीक है, 0.1 इज प्रेजेंट इन द डोमेन, ओके, 0.1 इज प्रेजेंट इन द डोमेन, 0.2 इज प्रेजेंट इन द डोमेन. अब मान लो मैं 0.1 का मैप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है और मैं 0.1 का मैप 0 से करा ले रहा हूँ, 0.2 का मैप मैं 1 से करा रहा हूँ और 0.3 का मैप मैं 2 से करा रहा हूँ एंड 0.4 का मैप मैं 3 से करा रहा हूँ, तो मेरे पास जो बाकी एलिमेंट्स हो जाएगा अगर उसको फंक्शन बनाना है, अगर इस पर्टिकुलर मैप को फंक्शन बनाना है देन बाकी एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ से तो मैप करना पड़ेगा. बट इन दैट केस आई वोंट बी गेटिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इन दैट केस आई वोंट बी गेटिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर, ठीक है. अगर मेरे पास मान लो इन ऑपोजिट डोमेंशन अगर मेरे पास टी डोमेन होता और एस को डोमेन होता तब मैं बोल सकता था हाँ देन देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी इनफाइनेटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन.
ठीक है. In that particular scenario I can say that there can be infinitely many functions, ठीक है. But in the opposite domain, if S is a domain and T is a codomain, then I cannot directly say that there can be infinitely many strictly function. Then I cannot say that there is strictly increasing function, there are infinite numbers, ठीक है. क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ का मैप करूंगा इन द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फैशन, देन देर विल बी अदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच विल बी लेफ्ट अनमैप्ड. बट इन इफ दे आर लेफ्ट अनमैप्ड देन दैट वोंट बी अ फंक्शन. सो ये वाला जो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इज वेरी रॉन्ग ऑप्शन. सो दिस बेसिकली फॉल्स ऑप्शन. सो दिस बेसिकली फॉल्स. So I have to choose only the truth option. Okay, so the B cannot be the answer. Now similarly, let me talk about in this question again. In the third option, it says that the number of continuous functions from S to T is at most 120. What does it mean at most? So at most 120 means it means less than or equal to 120. Less than or equal to 120. At most means less than or equal to 120. So जो बोलना चाह रहे थे, that means that there may be continuous functions from S to T is basically less than or equal to 120. जितना भी continuous function बनेगा that is basically less than or 120. So let me solve for it. Okay, तो solve करते हैं. अब continuous function कब बन सकता है? Let me take up the discussion of that. ठीक है. आप जो देखोगे ना, आप जो इंटरवल है, there for example if I plot the domain on the x and the x axis and the codomain on the y axis, तो y axis में पॉइंट्स क्या क्या मिल सकता है? 0 1 2 and 3 बेसिकली तो रीजन्स है. और डोमेन में है दैट इज 1 से 2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड. सिमिलरली 1 से 2 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड. 0 से 1 1 से 2 एंड 2 से 3. ओके, एंड 2 से 3. So the domain region is basically this particular region. The domain is basically, let me take different color to illustrate the domain. A domain is basically this region. Okay, domain is this region except the integral points. I'm sorry. ये वाला रीजन तो इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है. So domain is basically these regions. Okay, so ये तीन रीजन डोमेन हमें दे रखा है, where 0 1 and 2 and 3 are not included. अगर मान लो मैं एक ऐसा टाइप का फंक्शन बनाता हूँ, अगर यहाँ पर बोला कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए मान लो मैं 0 से 1 के फंक्शन का मैप कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है. बोथ आर ओपन, ठीक है. यहाँ पर भी ओपन है, ओपन भी ओपन है. और 1 से 2 में मैंने कुछ ऐसा टाइप का मैप बना लिया, एंड 2 से 3 में मैंने मैप कुछ ऐसा टाइप का बना लिया, ठीक है. तो ये वाला ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन इज डोमेन. आर दे ऑल कंटिन्यूअस इन इज डोमेन? हाँ, ऑब्वियसली दे आर कंटिन्यूअस इन इज डोमेन, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे ब्रेक पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो 0 1 और 2 और 3 दे रखा है दैट इज बेसिकली नॉट इंक्लूडेड डोमेन. सो मैंने उसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर उसको डोमेन में इंक्लूड नहीं किया, उसका को डोमेन में भी कोई इंक्लूड नहीं है, ठीक है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल गेट ऑल द पॉसिबल फंक्शंस विल बेसिकली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन सकता है. तो फॉर डूइंग सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैन बी मैप्ड? फॉर डूइंग सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैन बी मैप्ड? अगर मैं इस चीज़ का डिस्कशन करूँ कि अगर डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो कैसे हो सकता है. मान लो डिसकंटिन्यूटी के लिए अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होना है, तो मान लो मैं इस पर्टिकुलर मैप को चेंज करके, मान लो 0 से 1 के मैप को मैं चेंज करके कुछ ऐसा मैप कर दूँ कि साथ से 0 से मैं यहाँ पर से एक वैल्यू आया विच इज डॉट ओवर हियर एंड देन डिसकंटिन्यूस ओवर हियर. तो इस पर्टिकुलर जो मिडिल में है, इस पर्टिकुलर डोमेन के जो अंदर वाला पॉइंट्स है, देयर कैन बी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो अगर इस पर्टिकुलर रेंज में फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो जाए तो हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. बट अगर कंटिन्यूस होना है देन देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इनसाइड इट्स डोमेन. देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इनसाइड इट्स डोमेन, ठीक है. उसका डोमेन के अंदर कंटिन्यूटी होना चाहिए. सिंस द कोड डोमेन कंटेंट्स ओनली 4 फाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है, 4 ही एलिमेंट्स है, दैट कैन बी लाइक पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकता है. दैट मीन्स सम टाइप्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है, ठीक है. एक पर्टिकुलर डोमेन में कांस्टेंट टाइप का कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक है. कोई एक डोमेन में कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, कोई एक डोमेन में दूसरा कांस्टेंट वैल्यू आ जाए. तो ऐसे टाइप के पॉसिबल केसेस हो सकता है, क्योंकि कोड डोमेन जो है ना फंक्शन का, दैट इज बेसिकली फाइनाइट एंड इट कैन ओनली टेक अप 4 वैल्यूज, दैट इज 0 1 2 एंड बेसिकली 3 वैल्यूज. ओके, 3. So for that, if I talk about what is the total continuous function that can be possible, so total continuous functions possible, you can say me that 0 से 1 से मैं कोई सा भी एक से मैप कर लूँ, that is I can have 4 possibilities. Similarly 1 से 2 के लिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, that is again 4 possibilities. Similarly 2 से 3 के लिए again we have 4 possibilities. So from here I can say the total number of continuous function is basically 64. So this is basically concept of PNC. अगर पीएनसी में कॉन्सेप्ट में पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए 4 वैल्यूज हो सकता है, इस पर्टिकुलर रेंज के लिए 4 वैल्यू हो सकता है, एंड इस पर्टिकुलर रेंज के लिए 4 वैल्यू हो सकता है. और मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड बोल रहा हूँ, दैट मीन्स देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन विल बी इन्वॉल्व ओवर हियर, ठीक है. तो यहाँ से मेरे को मिल गया कि टोटल नंबर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो बनेगा दैट इज बेसिकली 64. सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दैट मीन्स एटमोस्ट 120 या 64 इज लेस देन 120. सो आई कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज बेसिकली राइट ऑप्शन, ठीक है.
And for the fourth option, I can from here it reads every continuous function from s to t is basically differentiable. हाँ जी, क्योंकि हर एक continuous function जो मैं डोमेन में बना रहा हूँ ना, बेसिकली सम टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कोड डोमेन में जो एलिमेंट्स है दैट आर बेसिकली फाइनाइट एलिमेंट्स, तो उसके लिए मेरे पास ऐसा टाइप का फंक्शन बन ही नहीं सकता जहाँ पर कोई फंक्शन में देयर कैन बी शार्प पॉइंट्स, ओके, या फिर डिसकंटिन्यूटी अराइज कर जाए। तो हर एक कंटिन्यूस फंक्शन विच बेसिकली डिफाइन फ्रॉम एस टू टी, क्योंकि एस टू टी ऐसा डिफाइन किया गया ना कि जो फंक्शन बनेगा वो बेसिकली हर एक कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन के लिए कांस्टेंट टाइम का वैल्यू बन सकता है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर कंटीन्यूअस फंक्शन दे आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सो हाँ, दिस ऑप्शन डी इज वेरी ट्रू, दिस ऑप्शन डी इज वेरी ट्रू। ओके, क्योंकि आपको ऐसा टाइप का कोई फंक्शन मिल ही नहीं सकता जहाँ पर, क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फॉर दिस पर्टिकुलर 0 से 1 डोमेन में, क्या ऐसा टाइप का फंक्शन बना सकता हो? ऐसा टाइप का फंक्शन बना सकता हो क्या? मैं नहीं बना सकता हूँ ना। मान लो ये इस वैल्यू में कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है और ऐसा टाइप का फंक्शन आ रहा है कि ट्राइंगुलर टाइप का फंक्शन, बना सकता हो? नहीं बना सकता ना, क्योंकि 0 से 1 कोड डोमेन में इंक्लूड नहीं है। 0 से 1 के जो बीच का पॉइंट है दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन कोड डोमेन, ओनली 0, 1, 2 एंड 3 आर इंक्लूडेड, सो वी कैन नॉट हैव फंक्शन लाइक दिस। सो आई होप अगर ऐसा टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो देयर कैन बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ड कॉर्नर्स कि जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए फंक्शन। सो आई होप दिस पर्टिकुलर कि जो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा दैट विल ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल। जो भी continuous function बनेगा that will always be differentiable. So with that the option D is basically the correct option. Okay, will also be a correct option. So from here I got the correct option as A, C and D. I hope this discussion was clear. I took up this question in very detail. ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ना काफी डिटेल में दे रखा हुआ, ठीक है। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, ओके, रिव्यू द वीडियो, ओके, पीछे जाके वीडियो को देख लो, ठीक है, फिर से देख लो। ओके, तो विद दिस लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो आ रखा है ना, दिस वेरी सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल सी इन जे एडवांस, इवन इन जेई मेंस। ये तो मैं कोई टफ क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, जेई मेंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पता है जे में एडवांस 2016 में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर गया था। सो आई होप यू विल बी टेकिंग द बेनिफिट कि प्रीवियस ईयर डिस्कशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दे रहा हो ना, तो प्रीवियस ईयर ऑलवेज प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। तो दिस पर्टिकुलर प्रीवियस एग्जाम का जो सीरीज में ला रहा हूँ ना विल ऑलवेज बी एन हेल्पफुल सीरीज टू ऑल ऑफ यू। ओके, so with this let me read the question, and this particular question is basically of conic sections. So conic section which I will take up in my lecture series as well. Okay, so conic section का ऊपर this particular question is, and it says that T1 and T2 will be the two distinct common tangents. सो अगेन द क्वेश्चन इज ऑन कॉमन टेंजेंट। अब इस टाइप का क्वेश्चन ना कितना बार पूछा गया कि देयर इज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स दैट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल या फिर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द हॉटस्पॉट टॉपिक ऑफ बेसिकली कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में कुछ नहीं पढ़ के जा रहा ना, यू डेफिनेटली गो एंड स्टडी ऑल दोस इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज द कॉमन टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट्स, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस पर्टिकुलर थिंग्स शुड बी इन योर माइंड। ओके, इसेंट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़ो तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू, ठीक है। तो शुरू करते इस क्वेश्चन का डिस्कशन। इट सेज दैट द कॉमन टेंजेंट टू द एलिप्स, और एलिप्स दे रखा है E से and the parabola P which is y square is equal to 12x. So from here it says that T1 and T2 are basically common tangents, and that T1 touches P at and E at basically A1 and A2 and respectively, and T2 touches P and E basically at A4 and A3 respectively, ठीक है। आप पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर दैट इज फॉर्म बाय दिस पॉइंट्स एंड द टेंजेंट T1 एंड T2 एक्स एक्सिस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली दो ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ आई गो ऑन एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, ड्राइंग कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो प्लॉट कर लो कि क्या चीज़ बोल रहा है, क्योंकि प्लॉटिंग से पता है माइंड सेट काफ़ी क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। सो फ्रॉम हियर इफ आई प्लॉट द एलिप्स, दिस एलिप्स विल बी समथिंग लाइक दिस. This will be something like this, where these points are basically root 6 and this point is basically root 3. And if I plot the parabola, so if I say this is ellipse, and if I plot the parabola, this is basically parabola something like this. I don't have to calculate the point of intersection of the parabola and the ellipse because common tangent का बात कर रहे हैं। अगर मान लो common tangent का बात कर रहे हैं, and if I make a tangent which is common to this both the parabola and the ellipse, something like this, and ये जो common tangent है that will lie on the x-axis, that will intersect somewhere in the x-axis, इस drawing से देख पा रहे हैं। So मान लो ये intersect कर रहे हैं x-axis में at some point, let me label that point as x, ठीक है। और बोल रहे हैं कि अगर this particular point is tangent T1, this particular tangent is T2, so T1 intersect the point P, the T1 intersect parabola at A1 and ellipse at A2, and T2 intersect the parabola at A4, okay, parabola at A4 and ellipse at A3। अगर क्वेश्चन से पढ़ोगे तो ऐसे ही बोलोगे A1, A2, A3, A4, ठीक है। सो यहाँ से एक कोऑर्डिनेटर बन सकता है। सो आई डोंट नो द व्हाट इज द फैशन ऑफ द कोऑर्डिनेटर। सो बिफोर मूविंग ऑन कि पता कैसे चलेगा कोऑर्डिनेटर का फैशन क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिख लो, ठीक है। सो फॉर
for ellipse the equation of tangent is basically in the slope format is basically y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square. So from that I will get 6m square plus 3. So this will be the equation of a tangent to the ellipse. And for equation of tangent to the parabola in format of in the slope form, the most important, and the parabola is basically the जो हम लोग को पता है कि जो मोस्ट स्टैंडर्ड नोन पैराबोला दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इसी पैराबोला के लिए हर एक रिजल्ट हम लोग याद करते हैं, ठीक है. सो फॉर दिस पैराबोला इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a बाई m, ठीक है. फॉर प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है, कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग आता है, ठीक है. दैट इज प्लस ऑफ a बाई m, ठीक है. दैट इज प्लस ऑफ a बाई m. सो अगर ये दो पैराबोला दिस टू बोथ द टेंजेंट्स आर बेसिकली द कॉमन टेंजेंट, तो दोनों का इक्वेशन सेम होना चाहिए. सो फ्रॉम इफ आई सी फ्रॉम बोथ द कॉमन टेंजेंट एंड इफ दे हैव द कॉमन स्लोप दैट इज m, सो इफ दे आर इक्वल द कांस्टेंट पार्ट शुड बी इक्वल. सो अगर कांस्टेंट पार्ट इक्वल है दैट इज a बाई m. इन द क्वेश्चन a इज बेसिकली फॉर पैराबोला द वैल्यू ऑफ a इज बेसिकली 3 बिकॉज इट इज 12x. सो फ्रॉम दैट आई कैन से दैट a इज बेसिकली 3. सो यहाँ से 3 मिल जाएगा. अगर मैं कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करूँ सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 3m इज बेसिकली इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 3 का अंडर रूट. So from here if I square both the side I will get 9m square is basically equal to 6m square plus 3. So from here if I cross multiply or if I take 3 common I will get 3 over here and this will be 1 and this will be 2 and if I cross multiply the result I will get is basically क्या रिजल्ट मिलने वाला है. तो यहाँ से अगर देखूँ मैं सॉल्व करके इस इक्वेशन को तो मेरे को जो इक्वेशन मिलने वाला है दैट इज बेसिकली 2m की पावर 4 माइनस प्लस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इज बेसिकली इक्वल टू 0 ना. यहाँ से मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको इस बेसिकली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँ, ठीक है. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द रूट्स एज m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इज बेसिकली इक्वल टू 0. यहाँ से मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो आई विल गेट 2m स्क्वायर एंड द कॉमन फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक m स्क्वायर ओनली कॉमन, ठीक है. तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2m स्क्वायर प्लस 3 एंड सिमिलरली यहाँ से मिलेगा 2m स्क्वायर प्लस 3, ठीक है. यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर इफ आई हैव द m वैल्यू m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड m स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2. ना सिंस m स्क्वायर इज कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर बिकॉज हम लोग रियल डोमेन में बात कर रहे हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी रियल. द फ्रॉम हियर आई कैन नॉट से दैट -3/2 इज एन ऑप्शन. सो फ्रॉम हियर द m स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है दैट इज प्लस माइनस 1. सो दैट इज 1 हो सकता है. तो m का वैल्यू क्या हो सकता है दैट इज बेसिकली प्लस माइनस 1. सो दो पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट टेंजेंट बन सकता है दैट इज बेसिकली सेड इन द क्वेश्चन. तो अगर मैं t का स्लोप मैं बोलता हूँ कि 1 है तो t2 का स्लोप क्या हो जाएगा दैट इज -1. ओके. So from here if I form the equation of tangent, so from here I will get the equation of tangent t1 is basically equal to y is equal to x plus 3 and similarly if I say the tangent t2 का इक्वेशन क्या है दैट बेसिकली -x माइनस ऑफ 3. कहाँ से मिल रहा है मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ. m का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 2 का पुट कर दो तो दोनों इक्वेशन आप देख सकते हो एक ही वैल्यू आएगा. ये वाला वैल्यू से आने वाला है, ठीक है, t1 और t2. सो अगर मैं पूछूँ कि t1 और t2 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू गेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ t1 एंड t2 यू सॉल्व दिस बोथ द लाइन्स. सो अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3. सो फ्रॉम हियर इफ आई सॉल्व बेसिकली सॉल्विंग this particular relation and from here I will get 2x is equal to minus of 6. So from here I will get x is equal to minus of 3. So यहाँ से मुझे मिल रहा है कि t1 और t2 एक x एक्सिस में मीट कर रहा है एंड दैट इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग एट -3,0 क्योंकि अगर y क्योंकि दोनों केस में y इज सेम. ओके. सो फ्रॉम हियर इफ x इज इक्वल टू -3 द y वैल्यू विल बी 0. x is equal to -3 the y value is 0. So from here I can say that both the tangents are intersecting at x-axis and the point is -3,0. So from here I will directly say the right answer to the question is option number C. Okay, now let us talk about what is the quadrilateral form. अगर मैं देखता हूँ क्वाड्रिलेटर को बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट x इफ आई ड्रॉ द a2 एंड a3 इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और chord of contact is basically the chord of contact of this particular ellipse with respect to point x. And similarly this a1 and a4 is basically the point of chord of contact for the particular point x. So chord of contact कैसे निकाला जाता है. We already know that chord of contact is basically taken out by t is equal to 0. That t is equal to 0 operator does implies कि आप x स्क्वायर के जगह मान लो आपके पास y स्क्वायर है तो आपको उसको रिप्लेस करना है किससे y1 से. सिमिलरली आपके पास y दे रखा है तो आपको उसको रिप्लेस करना है किससे y प्लस y1/2 से रिप्लेस करना है. आई होप दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर बेसिकली वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ कोनिक सेक्शन. अगर आप कोनिक सेक्शन पढ़ रखे हो तो दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्लियर, ठीक है. सिमिलरली फॉर एक्स स्क्वायर एंड एक्स को भी ऐसे रिप्लेस कर सकता है. तो मान लो मेरे को a2 एंड a3 का इक्वेशन है दैट इज बेसिकली द chord of contact with respect to the ellipse with respect to the point that is x. तो अगर उसके रेस्पेक्ट में करता हूँ तो बेसिकली x इंटू x1 आ जाएगा. तो x इंटू x1 क्या है दैट इज x इंटू -3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस y इंटू y1 और y का वैल्यू 0 है तो बाई 3 इज बेसिकली इक्वल टू 1. तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा chord of contact का दैट इज बेसिकली इक्वल टू -2. तो यहाँ से मुझे a2 और a3 का जो इक्वेशन है दैट a2 एंड a3 का जो स्ट्रेट लाइन है दैट बेसिकली विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड बेसिकली परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस.
ठीक है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज -2, और -2 अगर एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो मैं वाई कोऑर्डिनेट में मिल जाऊंगा साइमल्टेनियसली इफ आई पुट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 1 एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट द वाई कोऑर्डिनेट इज -1। सो यहाँ से मेरे को A2 और A3 का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर A2 और A3 का कोऑर्डिनेट मिल गया साइमल्टेनियसली इफ आई सॉल्व फॉर A1 एंड A4, अगर मैं A1 और A4 को मैं सॉल्व करूँ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ chord of contact, so from here you will get the equation as y plus 0/2, sorry this is y square ना, so गलती हो गया, ये हो जाएगा y into y1, so y into y1 is basically y into 0, so y into 0 is equal to x plus x1 is basically -3/2. So from here if I solve and this is basically how much, this is basically 12 times of this, okay, 12 times was given over in the question. So from here if I solve, this is basically equal to y is basically 0, so from here और इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम यहाँ क्या मिल जाएगा, दैट इज x प्लस x माइनस 3 इज बेसिकली इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से A1 और A4 का जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है दैट इज बेसिकली इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। सो फ्रॉम यहाँ जो A1 और A2 का जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली हम व्हाट x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से A1 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3 कॉमा समथिंग एंड दैट समथिंग विल कम बाय पुटिंग दिस 3 इन दिस पैराबोला। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 3,6 एंड A4 विल बेसिकली विल बी 3,-6। तो यहाँ से मुझे हर एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट मिल गया। अब अगर बेसिकली आप कोऑर्डिनेट को फॉर्म करते हो ना तो बेसिकली ट्रेपेजियम इज बेसिकली ट्रेपेजियम विच इज फॉर्म, ओके, क्योंकि ये वाला जो लाइन है दैट इज A2 एंड A3 एंड A1 और A4 जो लाइन है दैट इज बेसिकली पैरेलल लाइंस। सो फ्रॉम हियर इफ आई से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन बेसिकली हाउ मच, इज 5 बिकॉज ये -2 में था, ये 3 में था, एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस 2 एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस हाउ मच, दिस पर्टिकुलर 12। सो यहाँ से मैं अगर पूछूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, A1 A2 A3 and A4, so you will say this is basically a trapezium that is halved into sum of the parallel side, that is how much, that is 14 into what is the distance in parallel side, is 5. So from here if I get to the answer I'll get as 35 square units. तो मुझे यहाँ से एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर क्या मिलेगा, दैट इज बेसिकली 35 स्क्वायर यूनिट। सो फ्रॉम हियर आई विल डायरेक्टली से दैट ऑप्शन नंबर ए इज बेसिकली करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली क्लियर, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप मेंस का पेपर देखो, अगर जे एडवांस का पेपर देखो, दोनों टाइप का पेपर में ऐसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज बेसिकली मेंस लेवल क्वेश्चन जो जे एडवांस में पूछा गया था। सो आई होप यू विल बी, अगर आप पेपर डिस्कशन को थोड़ा पेपर को विजुअलाइज करते हो, सो बाई सीइंग द जे एडवांस 2023 पेपर यू कैन स्कोर नाइस मार्क्स, ठीक है, अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, इन द मैथ्स पोर्शन ओनली, ठीक है। सो विद दिस लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली थर्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है, बाई पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व स्केचिंग, कि आपको कितना अच्छा कर्व स्केच करना आता है। एंड द कर्व स्केचिंग ऑन द प्ले विद ग्राफ आई विल टेक अप ऑल्सो इन माई लेक्चर सीरीज, ओके, एज वेल एज इन माई रेगुलर क्लासेस, दैट मीन्स आई एम टेकिंग ऑन द यूट्यूब, ओके। So if you see from this, the question says that there is a function which is defined from 0 to 1 both are closed and it goes to 0 to 1 both are closed, and the function is defined from by this, okay. So there is an unknown function which is given by this particular relation, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है, दिस इज नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड फंक्शन जो हम लोग डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं, दिस बेसिकली क्यूबिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि देयर इज अ स्क्वायर, ना कॉन्सिडर अ स्क्वायर, ना विच इज अ रीजन ऑफ द स्क्वायर इज बेसिकली 0 to 1 और 0 to 1। दिस पर्टिकुलर रीजन डिनोट्स द एक्स एक्सिस एंड दिस पर्टिकुलर रीजन डिनोट्स द वाई एक्सिस। कैसे पता चल रहा कि ये जी दे रखा है ना, दैट इज बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट x, y सच दैट विच बिलोंग्स टू s, एंड if it is said that there is a point, there is a region which is G such that it belongs to x, y and the y is basically greater than f of x, and this is known as the green region। अगर y greater than f of x है तो उसको बोलते हैं green region, और अगर y less than f of x है then that is known as a red region, ठीक है। और बोल रहा है कि there is a straight line that is L of h and it is x, h, so for where x basically belongs to 0 to 1 and be a horizontal line, and this says that this is a horizontal line। तो यहाँ से अगर horizontal line है that means the y coordinate is fixed, y coordinate fixed है, which is drawn at a height of h is equal to 1, h which belongs to 0 to 1, 0 to 1 का जो रेंज में एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग किया, दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट मी हैव अ आइडिया व्हाट डज द कर्व, और जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू, नहीं y नहीं है, आई वांट टू से दैट f of x, ठीक है, f of x वो जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है। सो फ्रॉम हियर इफ आई सी द f of x इज बेसिकली x³ 3 - x स्क्वायर प्लस 5/9x plus 17/36. So in order to basically analyze this particular cubic function, I have to basically differentiate it
फ्रॉम द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कहीं पर भी क्राफ्ट ट्रेसिंग करना है ना तो बेसिकली उसको डेरिवेटिव नेचर चेक करो, क्योंकि उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना चाहिए, वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजन चेक करने के लिए, क्योंकि वी आर गिवन द रेंज ऑफ द डोमेन इन द एक्स इज बेसिकली फ्रॉम 0 to 1, तो बेसिकली 0 to 1 में उस फंक्शन का कैसा बिहेवियर है, दैट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल ही लेते हैं। So from here, if I differentiate this function and I get to the derivative will basically will be x square minus 2x plus 5/9. अब इसके बाद मैं अगर पूछता हूँ what are the critical points, so you know what is the definition of critical point, there is basically those points in the domain, those points in the domain of the function for which the f dash is basically equal to 0 or not defined. So from here, if I equate the f dash is equal to 0, so I will get x square minus 2x plus 5/9 is basically equal to 0. अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो बेसिकली 9x square minus 18x प्लस 5 इज बेसिकली इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करता तो बेसिकली 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर इफ आई फैक्टराइज दिस इज 3x and this will be 3x minus of 5, this will be also 3x minus of 5 is equal to 0, so 1 minus 1. So from here I will get the value of x is basically 1/3 and the value of x can also be 5/3, but since the domain of the function is given as 1 to 0 to 1, since the domain of the function is basically given as 0 to 1, so 5/3 will not be the critical point for this particular function का जो domain है. So from here the critical point will be 1/3. So अगर ग्राफ ऑफ द फंक्शन को प्लॉट करना कोशिश करूँ, so and if I check on the increasing and decreasing nature, so अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर क्या है, so from here if I draw the plot of the function will look like, अगर मैं increasing decreasing नेचर चेक करता हूँ, that is from the wavy curve, कि अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज प्लस बिकॉज द फंक्शन विल बेसिकली स्टार्ट विद सम पॉजिटिव वैल्यू, तो प्लस माइनस एंड दिस विल प्लस, अगर वेवी का पता होगा तो 0 से 1 के बीच 1/3 के बीच में इट इज इंक्रीजिंग, तो 0 में वैल्यू इट 17/36, सो 1 के बीच में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, 0 से 1/3 में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो 1/3 में कुछ वैल्यू अटेंड कर रहा है, एंड सिमिलरली फ्रॉम 1/3 to 1 द फंक्शन इज बेसिकली डिक्रीजिंग, और 1 पे आके जो वैल्यू बन रहा है दैट इज बेसिकली 13/36, 1 पे पुट करके वैल्यू चेक कर सकते हो, दैट इज कमिंग एज 13/36. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी द नेचर ऑफ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, इज अ क्यूबिक फंक्शन, द ग्राफ नेचर इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज 1, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ y इज ग्रेटर देन, अब y जो क्लोज रीजन क्या है, क्लोज रीजन बेसिकली द स्क्वायर दैट इज 0 to 1. अब स्क्वायर कैसे बनाया गया, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 1 over here, द स्क्वायर इज कंप्लीटेड लाइक दिस एंड 1 इज ओवर हियर, ठीक है। तो स्क्वायर कुछ ऐसे टाइप का कंप्लीट करा, एंड दिस बेसिकली रीजन व्हिच इज नोन एज द रीजन एस, ठीक है। तो ये जो एस है दैट इज बेसिकली स्क्वायर रीजन. सो फ्रॉम इट इज सेड दैट इफ वाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज द एफ ऑफ एक्स फंक्शन. अगर बोला है कि वाई इज ग्रेटर देन फंक्शन देन दिस इज अ ग्रीन रीजन. ओके, इफ आई प्लॉट विद ग्रीन फंक्शन, ठीक है, और बोला है दिस इज द ग्रीन रीजन. सो फ्रॉम दिस सेज दिस इज द ग्रीन रीजन, क्योंकि ये यहाँ पर जो रीजन है दैट इज बेसिकली वाई इज ग्रेटर देन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, for this particular coordinates the y will be greater than the function f of x, and for this particular region the function will be the y will be less than f of x. So this is known as the red region and this is known as the green region. ठीक है, यहाँ से ये वाला को बोल रहा है this is the green region, that is G and this is the region R. ठीक है, I hope this particular discussion is clear. क्योंकि ये वाला जो region है ना, ये वाला region के लिए y is less than f of x and for this particular G region the y is ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स. कोई भी पॉइंट उठा लो, वाई का कोऑर्डिनेट उठा लो एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट विल बी ग्रेटर देन जी एफ ऑफ एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. क्योंकि ये जो रीजन है दैट इज बेसिकली क्लोज्ड एंड दिस ऑल रीजन बेसिकली लाइज इन द रीजन दैट इज रीजन जो होल रीजन है दैट इज बेसिकली एस, उस स्क्वायर के अंदर लाई कर रहा है. और क्वेश्चन में ऑन बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज बेसिकली आस्क्ड. अब पहला जो ऑप्शन है, अगर पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं ना, दैट सेज दैट देयर इज अ एज which rise between 1/4 to 2/3 such that the area of the green region above the line LH is equal to the area of the green region below the line LH. अब सुनना, अब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सुनना. तो फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रीन रीजन का एरिया आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरे पास ये वाला फंक्शन है और फंक्शन का जो नीचे वाला जो पोर्शन है फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज बेसिकली द रेड रीजन. तो मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव मी, दिस पर्टिकुलर थिंग गिव मी द रिजल्ट फॉर द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ रेड रीजन, area of the red region. So from here if I can integrate this particular function f of x with respect to dx from 0 to 1, I will get the value of the red region, I will get the value of the red region. तो करके देखते हैं. अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ 0 से 1 में, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ 0 से 1 में, so what will I get? So from here x³ by 3 minus x² plus 5x by 9 plus 17/9 dx. Now if I solve this I will get this basically x⁴ by 12 minus x³ by 3 plus 5x² by 18, okay, plus 17 by 19x
So if I put the interval that is 0 to 1, so from here the integration value, जो integration value मुझे मिलेगा that is basically equal to half. Okay, आप solve करके देखना, you will get half. Okay, so from here if I get the area of the red region is basically half square unit. So if I get the area of the red region is basically half square unit, तो मैं बोल सकता हूँ what is the area of the green region? Yes, I can, because this particular whole region is basically boundary region, and if the area of the square, that is the area of the square, जो square का जो area है that is basically 1. So from there, if the region of the area of the red region is basically the region which is under the कर्व के नीचे जो एरिया है दैट इज बेसिकली द रेड रीजन, और अगर रेड रीजन का एरिया मुझे हाफ मिल गया और स्क्वायर का टोटल एरिया है 1, सो फ्रॉम हियर कैन आई से व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन? सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन, आई विल गेट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन दैट इज 1 माइनस ऑफ हाफ. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू एज हाफ. ठीक है, सो ग्रीन रीजन का जो एरिया है दैट इज बेसिकली हाफ. और क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम एच. अब ऐसा कोई एच एग्जिस्ट करता है विच लाइज बिटवीन दिस पर्टिकुलर रीजन सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज बिलो द लाइन एल एच. अगर मैं लाइन एल एच को प्लॉट करता हूँ, सो इफ इट इज से द लाइन एल एच का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 1/4 एंड इट गोज टू 2/3. अब कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, मान लो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसा है, या फिर ऐसा भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है. अभी टच नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर द डायग्राम, ये टच नहीं करना. ठीक है, सो इसको इरेज कर देता हूँ. सो फॉर दिस डायग्राम लेट मी प्लॉट दिस इज अ ग्रीन रीजन. ठीक है, ये वाला रीजन है दैट इज ग्रीन रीजन, एंड जो 2/3 जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एच इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, अगर मान लो एच इज इक्वल टू 2/3 दैट बेसिकली दिस पर्टिकुलर लाइन 2/3, दिस पर्टिकुलर लाइन विल कॉरस्पॉन्ड टू द लाइन वेयर एच इज वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू 2/3. सो यहाँ से ये वाला लाइन से ये वाला लाइन के बीच में क्या मैं बोल सकता हूँ कि द एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन, द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन. ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लाइन ग्रीन रीजन विच इज बिलो द लाइन एल एच. अब मैं देखता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर एल एच लाइन, अगर मेरे पास अगर मान लो ये लाइन एल एच ये वाला है, तो इसके ऊपर वाला ग्रीन रीजन कौन सा है, दिस वाला ग्रीन रीजन. सो मैं अगर इस वाला ग्रीन रीजन का एरिया निकालता हूँ, हाउ मच विल बी द एरिया, दिस विल बेसिकली स्क्वायर रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा 2/3 इंटू 1. सो फ्रॉम हियर द एरिया विल बी 2/3. तो अगर मैं पूछता हूँ, अगर मैं एल एच लाइन ये ऐसा लेता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज अबव द लाइन इज बेसिकली 2/3. अगर उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एरिया बिलो द लाइन एल एच ऑफ द ग्रीन रीजन, दिस विल बेसिकली हाउ मच. For this you can say this is how much, it is basically 2/3 and the total region of the green region is basically half. So from here you will say me that the green region का जो LH के लाइन के जो नीचे वाला जो green region है उसका एरिया कितना होगा, that is 1/6. ठीक है, 1/2 से 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, आई होप आई एम डूइंग करेक्ट. ओके, क्योंकि पूरा रीजन का जो ग्रीन रीजन का एरिया है दैट इज हाफ. ठीक है, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस विल बेसिकली बी मैं गलत कर दिया, दिस इज बेसिकली 1/3 क्योंकि ये वाला डिफरेंस है, दैट इज 2/3, दिस इज बेसिकली 1/3. ठीक है, सो माई बैड, दिस बेसिकली 1/6, ये वाला भी गलत हो गया मेरे से. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. ठीक है, सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, दिस बेसिकली ई वाला जो ब्रेथ है, हाउ मच इट इज दिस बेसिकली 1 - 2/3 1/3. सो 1/3 ये वाला रीजन है एंड दिस बेसिकली 1. सो फ्रॉम हियर मुझे एरिया क्या मिल रहा है, दैट इज बेसिकली 1/3. मुझे एरिया क्या मिल रहा है, दैट इज बेसिकली 1/3. एरिया मुझे क्या मिल रहा है 1/3. ठीक है, सो जो ग्रीन रीजन का जो एरिया है दैट इज बेसिकली अबव द लाइन एल एच. अगर मेरे पास लाइन एल एच ये वाला लाइन है, अगर एल एच लाइन कुछ ये है और इसके ऊपर वाला जो ग्रीन रीजन है दैट इज बेसिकली 1/3 और इसके नीचे वाला जो ग्रीन रीजन है 1/6, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एल एच लाइन के अबव और बिलो में जो ग्रीन रीजन है क्या उसका एरिया इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल. सो फ्रॉम हियर कैन आई से द ए ऑप्शन इज करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. इज बेसिकली फॉल्स ऑप्शन, इज बेसिकली फॉल्स ऑप्शन. तो मुझे ट्रू मार्क करना है. Similarly, if I go on and discuss for this particular case, ठीक है, इस केस में क्या बोल रहा है, there exists some h which again lies between the 1/4 or 2/3 such that the area of the red region which is above the line LH is equal to the area of the red region which is below the line LH. क्या ये पॉसिबल है? मान लो अगर LH लाइन कुछ ऐसा है, अगर LH ये वाला लाइन है जहाँ पर h का वैल्यू इज बेसिकली 1/4 है, अगर h का वैल्यू 1/4 है तो LH लाइन कुछ ऐसा होगा. अगर एल एच लाइन कुछ ऐसा है तो इस पर्टिकुलर नीचे वाला रीजन कितना है, वो लाइन के नीचे वाला रीजन का एरिया कितना है, दैट इज बेसिकली यू विल से हाउ मच. मैं थोड़ा क्लियर करके डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, तो फंक्शन का जो वैल्यू था कुछ ऐसा टाइप का वैल्यू था. ठीक है, ये 1 पे जा रहा था एंड जो स्क्वायर बना था कुछ ऐसा टाइप का स्क्वायर बना था. ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूँ कि एच का वैल्यू 1/4 है तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा. और ये वाला पूरा रीजन अगर रेड रीजन है, ये वाला पूरा रीजन अगर रेड रीजन है, ये वाला पूरा रीजन अगर रेड रीजन है, तो मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस विल बी दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड इस पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 1/4 इंटू 1.
तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 1/4 स्क्वायर यूनिट। और मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द एरिया विच इज अबव द लाइन ऑफ द रेड रीजन, विच इज अबव द लाइन। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज अबव द लाइन एलएच, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बेसिकली, ये टोटल रीजन कितना है, रेड रीजन का टोटल एरिया है 1/2, एंड उससे अगर मैं 1/4 माइनस कर देता हूँ, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बेसिकली अबव द लाइन एंड द रेड रीजन, सो दिस विल बी 1/4। सो फ्रॉम हियर कैन आई से द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बेसिकली अबव द लाइन एलएच इज इक्वल टू अबव द लाइन एलबी, अबव दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ द रेड रीजन एलएच, ठीक है। सो अगर मैं देखता हूँ, अगर मान लो एल एच का जो वैल्यू है दिस बेसिकली मूविंग वैल्यू है, दिस बेसिकली कैन बी वेरिंग वैल्यू। सो फ्रॉम हियर इफ द एल एच वैल्यू अटेंड्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट 2/3, आपका डाउट है, हो सकता है ना कि अगर ऐसा डाउट हो जाए आ जाए कि मान लो अब क्वेश्चन में पूछ रखा है सच दैट देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब आपके पास डाउट हो सकता है कुछ ऐसा टाइप का कि मान लो एच का वैल्यू 2/3 हो जाए। अब एच का वैल्यू 2/3 हो जाए, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट, कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बिलो द लाइन एल एच एंड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन। क्योंकि अगर देखोगे अगर एल एच अगर ये वाला लाइन है तो इसके अबव में जो रेड रीजन है दैट इज बेसिकली 0 एंड इसके बिलो जो रेड रीजन है दैट इज हाफ। सो फॉर मी आई कैन नॉट से दैट बोथ आर इक्वल, बट क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछा है दैट इट इज सेड दैट देयर एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है, ऐसा एक हो सकता है, ऐसा एक एज का वैल्यू हो सकता है फॉर विच कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एज द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज अबव द लाइन एंड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन विच इज बिलो द लाइन। सो देयर एग्जिस्ट, ओके, इट इज आस्किंग अबाउट देयर एग्जिस्ट, सो दिस कैन बी अ ट्रू ऑप्शन because this question directly say there always exist doesn't says in this question it is said that there exists any one particular point for which the area of the red region below the LH line is equal to the area of the red region above the line। so ये वाला discussion was clear, okay, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज क्लियर, ठीक है। डाउट हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है एच का वैल्यू 2/3 हो जाए, तो उसके लिए तो एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव और बिलो तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करें। बट क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछा है इट सेज देयर एग्जिस्ट, वो वर्ड क्या यूज़ किया है, देयर एग्जिस्ट। तो यह हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बताओ कि एच का ये वाला वैल्यू के लिए रेड रीजन का एरिया अबव द लाइन इज इक्वल टू बिलो द लाइन, क्या हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ठीक है। सो विद दिस इफ आई टॉक अबाउट द सी एंड द डी ऑप्शन ना, ये सी और डी ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बिलो द लाइन एल एच, और फिर से वर्ड यूज किया है दैट इज देयर एग्जिस्ट। क्या ऐसा कोई एच का वैल्यू होगा जिसके लिए एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन बिलो द लाइन एल एच, ठीक है। रेड रीजन और ग्रीन रीजन का कंपेयर करना है। अब इसके लिए एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली एंड न्यू कॉन्सेप्ट। सुनना, मान लो ग्रीन रीजन का एरिया को मैं, ग्रीन रीजन का जो एरिया है इफ आई रिप्रेजेंट बाय जी and if I subtract this quantity from the red region का area, so from that if you say that the LH line, अगर मान लो LH line कुछ ऐसा है, LH line कुछ ऐसा है, तो ये वाला जो एरिया है how much of this green region above the line LH is basically 1/3 and red region का लाइन कितना है 1/2, so ये वाला जो वैल्यू है that is basically नेगेटिव। और मान लो जो LH वाला लाइन है, अगर ये वाला लाइन बन जाता है, अगर LH लाइन ये वाला बन जाता है, और इस केस के लिए एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन विल बी हाउ मच 1/4 and for this the area of the green region above the line will be how much 1/2। so for this particular case g minus r का जो डिफरेंस है that is पॉजिटिव। अब मान लो कोई एक फंक्शन है दैट इफ आई से द फंक्शन बाय g माइनस r का कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हो, वो वाला वैल्यू अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है एंड इफ आई से दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है फॉर द डोमेन दैट इज h बिलोंग्स टू 1/4 से लेकर 2/3 में, अगर मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस फंक्शन बोलता हूँ, सो देयर विल बी अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज g माइनस r विल अटेंड अ वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। तो ऐसा हो सकता है कि g का एरिया इज इक्वल टू r का एरिया फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ h। मुझे एच का वैल्यू में कमेंट नहीं करना, बट मुझे कमेंट करना कि हो सकता है कि ऐसा वैल्यू आ जाए कि जी का एरिया इज इक्वल टू द आर का एरिया। मैं जी का एरिया कैसे डिफाइन कर रहा था, दैट इज द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज बेसिकली अबव दिस लाइन एल एच, एंड एरिया ऑफ द आर रीजन को मैं डिफाइन कर रहा था ऐसे कि एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बिलो द लाइन एल एच। सो यहाँ से अगर मैं बोल सकता हूँ कि जी माइनस आर एक फंक्शन बनाता हूँ और जी का एरिया अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, जी माइनस आर जो फंक्शन है अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और वो अपना डोमेन में, फॉर अपना डोमेन मतलब एज का वैल्यू 1/4 से लेकर 2/3 में अगर ये कॉन्टिन्यूस है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस एंड इट इज अटेंडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल ऑलवेज अटेंड अ जीरो वैल्यू इन इट्स डोमेन। ये जीरो वैल्यू ऑब्वियसली अटेंड करेगा। तो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट द जी रीजन इज बेसिकली इक्वल टू आर रीजन। सो ये हो सकता है कि देयर एग्जिस्ट एनी पर्टिकुलर एज, देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर एज फॉर विच द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन विच इज अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन विच इज बिलो द लाइन एल एच। तो ये हो सकता है, हाँ जी ये हो सकता है। फ्रॉम दिस आई कैन से दैट द सी ऑप्शन इज बेसिकली ट्रूथ ऑप्शन।
आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है ना। दिस बेसिकली एन इंपॉर्टेंट आइडिया दैट आई वांटेड टू शो अप, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन सोचोगे ना तो मैथ्स में आप काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, स्पेशली फंक्शंस में, कैलकुलस में, पोर्शन ऑफ कैलकुलस में अगर आप फंक्शन को रिलेट करके आप क्वेश्चन करते हो एंड देन यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ ग्राफ टू गेट टू द आंसर, देन यू आर एक्चुअली डूइंग गुड इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सिमिलर टू दैट इफ आई से that there exists any particular age for this particular interval, the area of the red region which is above the line LH is equal to the area of the green region which is below the line LH। क्या ये भी हो सकता है? हाँ जी, ऐसा ये भी हो सकता है, क्योंकि सिमिलरली इफ यू टेक एज G minus R, सिमिलरली आप ऐसा रीजन को डिफाइन करो G1 which is basically G1, आप डिफाइन करो G1 such that this is the area of the green region which is below the line LH and similarly R1 is basically the region of the red region which is above the line LH। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो सिमिलरली ये वाला वैल्यू भी जीरो भी हो सकता है इफ इट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन भी जीरो अटेंड कर सकता है। वो कौन सा रीजन में अटेंड करेगा? येस, दैट इज 1/4 से लेकर 2/3 के बीच में ऐसा एक एज का वैल्यू हो सकता है जिसके लिए ये पर्टिकुलर G1 minus R1 इज बेसिकली इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो से दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो से दैट दिस डी ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। अगर आप वो वाला G minus R वाला जो कॉन्सेप्ट से अगर देखोगे तो ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस, ये वाला फंक्शन मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रॉम हियर यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन इज बेसिकली B, C एंड D, ठीक है। अगर आप B, C और D मार्क करके आए होगे तो आपको +4 मिल जाएगा, ठीक है। So I hope this particular discussion was clear and this particular concept I can rate it as a good question, okay, this is a start question, क्योंकि यहाँ पर ना डिस्कशन ऑफ लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा बनेगा तभी आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। सो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ द लेक्चर, आई मीन द पेपर डिस्कशन सेशन, ठीक है। एंड आई टुक अप ऑल द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द जी एडवांस पेपर 1, ओके, अब मैथमेटिक्स सेक्शन। सो आज का जो पेपर डिस्कशन सेशन था, आई टुक आउट द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एंड इन द अपकमिंग सेशन आई विल टेक आउट द पेपर 2, ठीक है, मैथ्स पोर्शन ऑफ पेपर 2 जे एडवांस 2023। सो विद दिस आई विल टेक आउट द सब्सिक्वेंट ईयर वाइज पेपर इन दैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करोगे सो यू विल गेट अ प्लेलिस्ट विच कंटेन्स ऑल द पेपर सॉल्यूशन वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन, ठीक है। सो आई होप यू आर एक्सेसिंग दोज वीडियोस फ्रॉम द प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं करो तो गो चेकआउट द प्लेलिस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ में जे एडवांस 2022, 21 एंड द ऑल द ईयर वाइज पेपर मैं डालने वाला हूँ अपने चैनल में, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग टू ब्रिंग अप क्वालिटी कंटेंट एंड दोज क्वालिटी कंटेंट्स आर बेसिकली जस्ट फॉर फ्री, ठीक है। And there will be a surprise which I will reveal by the end of this month, okay, so stay tuned for that particular surprise. I guess you will like the particular surprise as much you like my videos, okay. So with this I take a leave from today's lecture and thank you.